हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियर फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का एक नया पोर्शन। इसके पहले की वीडियो में हमने एंट्रोपी, रैंडमनेस, डिसऑर्डर्स, इनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये फेल हुआ होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों फेल हुआ, सबसे पहले हम उसके पॉइंट्स जान लेते हैं, तब जाके फिर वो सेकेंड लॉ ने फर्स्ट लॉ को ओवरकम किया और उसने अपने खुद के पॉइंट रखे। ये साबित करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फेल हुआ ये बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है ना आज, ड्रॉबैक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैं यहां पर हेडिंग दे देता हूं, ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो ड्रॉबैक्स है वो जानने के पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ना हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। अभी वो कौन सा सेशन है मुझे तो याद नहीं है, पर आप इसके पहले की वीडियोस अगर देखेंगे स्टार्टिंग से तो आपको उसमें एक दिख जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन भी और कुछ स्टेटमेंट्स भी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये मेनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही फॉलो करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पहला पॉइंट क्या था, अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट इट इज नथिंग बट अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। तीसरा क्या था, व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी रीअपियर। चौथा पॉइंट क्या था कि देर इज नो मशीन विच गिव्स यू 100% ऑफ देर इज नो मशीन विच गिव्स यू वर्क विदाउट प्रोवाइडिंग एनर्जी। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि अगर आप उसने एनर्जी नहीं देते हैं फिर भी वो वर्क करेगा। ऐसी अगर मशीन कभी होती है तो उसे परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं, पर ऐसी मशीन का आना लगभग नामुमकिन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ पॉइंट्स थे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ना मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, दो चीजें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्पेशली रिलेशन बताता है दो लोगों के बीच में, हीट एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, अब एक फॉर्म की हीट एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वर्क डन तो होगा ही, बिकॉज व्हाट इज मीन बाय वर्क, वर्क इज अ मोड ऑफ कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो मोड होता है, जो जरिया है, जो रास्ता है, दैट इज वर्क। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेनली बेस्ड अपॉन रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी एंड वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऐसी कौन सी चीजों के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो है टोटल 3 चीजें। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स ड्रॉबैक्स होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, और इन्हीं 3 पॉइंट्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास में फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है। तो आपको सवाल क्या आएगा, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत क्यों है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत बताना यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ड्रॉबैक्स ही बताना है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ड्रॉबैक्स अगर बता रहे हैं, इसी का मतलब यह है कि आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई फर्स्ट लॉ फेल होता है तो ये सेकेंड लॉ आएगा ना, जरूरत होती है क्या, नहीं ना। अब रुदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, तब जब फिर नील बोहर का आया, अब अलग अलग है ना, जे थॉमसन है, तो किसी के मॉडल फेल हुए तब जाके दूसरी डिस्कवरी हुई, उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स रखे, क्लैरिफिकेशंस दिए। तो पहला अगर मॉडल फेल होता है तब जाके दूसरा आता है। अगर पहला ही सक्सेसफुली रहा तो उसमें टेक्निकली एडवांस्ड होगा वो, बट वो प्रोडक्ट ही रिप्लेस नहीं किया जाएगा ना, ये बात है। तो चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिकली 3 ड्रॉबैक्स है, उसमें से पहला। अब पहला ड्रॉबैक क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी, अच्छे से सुनिए, एंड वर्क। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन तो बताता है, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
फेल टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी एंड वर्क डन, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अनेबल टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। अब ये पॉइंट को समझने के लिए ना हम और 3 एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। याद रखिए ये 3 एग्जांपल पहले पॉइंट के हैं, ये 3 पॉइंट अलग से नहीं है, ठीक है। तो पहले पॉइंट के 3 एग्जांपल, उसमें से पहला, और ये आपको पता है, ठीक है। अब पहला एग्जांपल ये मैं स्मॉल ए लिख लेता हूं, है ना, ये एग्जांपल है तो इस पॉइंट का एग्जांपल है। अब पहला हीट है ना, हीट एनर्जी, ठीक है। अब हीट फ्लो होती है कहां से कहां तक, हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, ठीक है। अभी आपको पता है, अब आपने बचपन से बुढ़ापे तक यही चीजें देखते आ रहे हैं कि हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। मान के चलिए कि आपके पास में एक ना रॉड है, आयरन रॉड है, सरिया बोलते हैं उसे हिंदी में। तो ये आयरन रॉड अगर आपने किसी चूल्हे में डाल दिया तो क्या होगा, कुछ देर के बाद में वो जो रॉड चूल्हे में गया है वहां से हीट ट्रांसफर होगी उस रॉड तक, उस पार्ट तक जहां जो पार्ट चूल्हे के बाहर में है। कुछ देर के बाद में आप उसे अगर पकड़ने जाओगे तो वो थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, है ना, तो जल सकता है आपका हाथ। क्यों, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हीट एनर्जी हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में ट्रांसफर हुई। तो सेकेंड लॉ का कहना क्या है फर्स्ट लॉ को, कि भाई हीट एनर्जी हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में ट्रांसफर हुई, यानी ट्रैवल हुई। वाई हीट डज नॉट ट्रैवल फ्रॉम कोल्डर पार्ट टू हॉटर पार्ट, यानी अगर मजाक के तौर पे अगर कहना चाहे तो अगर आपने फ्रीजर से किसी रॉड को निकाले, आयरन रॉड को फ्रीजर से निकाले, बहुत एकदम चिल्ड किए उसको और चूल्हे में डाले, तो चूल्हा तो बंद पड़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। वाई हीट एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर, दैट पॉइंट डज नॉट एक्सप्लेन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये एग्जांपल एक आता है जो हीट एनर्जी और वर्क का डायरेक्शन नहीं बता पाता, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपने बचपन में किया होगा, क्या कि वो एक आता ना 4 बूंदों वाला उजाला। अब इमेजिन करिए कि आपके पास में वो उजाला है ना, इंक पकड़ लीजिए। अब आपने किसी एक ड्रॉप इंक का 1 लीटर वाटर में डाल दिया, क्या होगा, वो जो 1 ड्रॉप ऑफ इंक है वो अपने आप फैल जाएगा, है ना। अब अगर वो अपने आप फैल सकता है तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या फिर आप 1 दिन के बाद में बोलिए, 1 हफ्ते के बाद में बोलिए, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकता। मीन्स अपने आप अगर वो फैल सकता है तो अपने आप सिकुड़ना भी चाहिए ना। अगर मैं किसी इंक का ड्रॉप वाटर में जैसे पुट करता हूं वो अपने आप फैल जाता है, तो उसने अपने आप सिकुड़ना भी चाहिए ना। तो अपने आप अगर फैल सकता है तो अपने आप सिकुड़ भी सकता है ना, पर ये नहीं होता, वो अपने आप सिकुड़ता नहीं, ठीक है। चलो तीसरा एग्जांपल और आखिरी एग्जांपल, मान के चलिए, मानना क्या है आपको पता भी है, आपके घर में सिलेंडर आता है ना, अब वो सिलेंडर के में रेगुलेटर होता है। अब रेगुलेटर जैसे आप ऑन करते हैं तो सिलेंडर के अंदर की गैस बाहर निकलती है, क्यों, क्योंकि आपने सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कम किया। तो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कम किया इसलिए गैस एक्सपांड हो गई अपने आप। आपने प्रेशर कम किया, आपने गैस को तो नहीं बोला ना बाहर निकलो करके। तो एज सुन एज वी लोअर द प्रेशर गैस एक्सपांड बाय इटसेल्फ। बट अगर मैं प्रेशर लो करता हूं कुछ ज्यादा ही, तो जो एक्सपांड हुई वाली गैस है वो अपने आप सिलेंडर में क्यों नहीं फिट होगी, क्यों नहीं फील्ड होगा सिलेंडर कुछ देर के बाद। तो ये है 3 एग्जांपल पहले पॉइंट के, समझ में आया। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी एंड वर्क डन, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। पहला पॉइंट ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, यानी पहला ड्रॉबैक। दूसरा, जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस है, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अब जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है सब क्या है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस है सब स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस होने के साथ साथ वो क्या है, इरिवर्सिबल, ठीक है।
यानी जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस है सब अपने आप होती है एंड दे आर इरिवर्सिबल। एक बार वो हो गई वापस नहीं आती। तो सेकेंड लॉ का फर्स्ट लॉ को वही कहना है कि व्हाई दो इट इज नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड दे आर इरिवर्सिबल, व्हाई दे डू नॉट अंडरगो रिवर्सिबल। वो प्रोसेस अपने आप वापस क्यों नहीं आ सकती? अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा सकते तो वापस भी तो आनी चाहिए। सो ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड दे आर इरिवर्सिबल, व्हाई दे डू नॉट अंडरगो रिवर्सिबल। क्यों नहीं आ सकती रिवर्स? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, चलो मान लिया। When one form of heat energy is converted into another form, but how much amount of extent? कितना अमाउंट का हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ और कितना नहीं हुआ, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? क्या 100% हीट एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? क्या 90% कन्वर्ट हुई? क्या 80% कन्वर्ट हुई? 70%, 50%, 40%, 30, 20, 10, 0? अमाउंट ऑफ एनर्जी transfer from one form into another form that was not explained by first law of thermodynamics। तो ये तीन बेसिक ड्रॉबैक्स है थर्मोडायनामिक्स के, जिसकी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फेल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसे फेल हो गया, तो ये फेल होने के बाद में दूसरा एक लॉ उभर के आया और उसका नाम आपको पता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को जरा याद रखिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, मैंने वहां पर लिख कर रखा है। ओके, सो डोंट वरी, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पर आपको पूछा जा सकता है दो अलग अलग सवालात के फॉर्म में। तो अभी मैं लिखता हूं यहां पर, ये ड्रॉबैक हट गया और ये फर्स्ट भी हट गया, और यहां पर क्या आएगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये हमारा एक्चुअली टॉपिक आज का यही है। पर मुझे बताना होगा ना कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों आया। ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बताना होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों फेल हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फेल होना या फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का आना, इसके लिए दो सवाल तैयार होते हैं। पहला, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ड्रॉबैक्स के बारे में दो सवाल तैयार हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहला आसान है, राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर ऐसा पूछा जाए फिर तो बहुत ही आसान है आपको लिखने के लिए, बट आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए ना एक सवाल हो सकता है जो आपको माइंड को थोड़ा सा ट्विस्ट करे। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए सवाल थोड़ा सा अलग है बट जवाब वही है। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई फर्स्ट लॉ फेल हुआ इसलिए ना, तो फर्स्ट लॉ क्यों फेल हुआ वही बताना है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए फिर अभी हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिकली ना 3 पॉइंट्स है। हाँ, अब वो जो ड्रॉबैक्स है उनको कवर अप करने के लिए है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ड्रॉबैक्स तो जितने कवर अप होंगे वो तो हम एंट्रेंस में डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पर बेसिक देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ना 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट सुनिए, अब नेचर में जितनी भी सिस्टम है ना, थोड़ा सा अलग लिखते हैं। सिस्टम, एवरी है ना, एवरी सिस्टम इन नेचर में जितने भी सिस्टम है, तो हर सिस्टम की एबिलिटी होती है कि वो अपना रैंडमनेस बढ़ाए या फिर एंट्रोपी बढ़ाए। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? एवरी सिस्टम इन नेचर हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज इट्स डिसऑर्डर और रैंडमनेस। हर सिस्टम चाहती है कि उसके अंदर का डिसऑर्डर बढ़ता रहे, हर सिस्टम चाहती है कि उसके अंदर में रैंडमनेस बढ़ता रहे। रैंडमनेस बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़े, अब ये वापस से दोहराऊंगा नहीं मैं, है ना। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पहला पॉइंट क्या कहता है कि एवरी सिस्टम इन अ नेचर में जितने भी सिस्टम्स अवेलेबल है, जितने भी जो भी सिस्टम हो, हर सिस्टम चाहती है कि उसके अंदर का डिसऑर्डर बढ़े, रैंडमनेस बढ़े, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? एवरी सिस्टम इन अ नेचर हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज इट्स डिसऑर्डर और रैंडमनेस। ठीक है, बढ़िया।
दूसरा एंट्रोपी, याद है ना, व्हाट इज मीन बाय एंट्रोपी, बताया था मैंने इसके पहले एक वीडियो में, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। सो एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम शुड बोला मैंने, ये लिखना जरूरी नहीं है पर समझने के लिए, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम शुड ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, शुड ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, हमेशा सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ते रहना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना चाहिए और एक मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना चाहिए। सिस्टम यही चाहती है कि सिस्टम का रैंडमनेस डिसऑर्डर बढ़ता रहे, इसका ही का मतलब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम शुड गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट, दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन सी मशीन नहीं है? मशीनें तो बहुत सारी है, हाँ, मैं जो बता रहा हूं वो वाली। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो आपको हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट तो होती है, ठीक है, वर्क डन होता है हीट एनर्जी की वजह से, बट वो 100% नहीं, क्रॉस नहीं। देयर इज नो मशीन विच गिव्स यू 100% एफिशिएंसी ऑफ वर्क, यानी अगर आपने जितना हीट एनर्जी सप्लाई किए उतना ही वर्क डन होगा, ऐसा कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, 110% श्योर। सो देयर इज नो मशीन विच गिव्स यू 100% ऑफ एफिशिएंटली वर्क और एफिशिएंसी ऑफ वर्क आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी। तो जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ही वर्क मिलेगा, ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बची हुई हीट एनर्जी कहाँ जाती है? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग एंट्रोपी ऑफ द मशीन, एंट्रोपी ऑफ द इंजन और रैंडमनेस ऑफ द इंजन और डिसऑर्डर ऑफ द इंजन। अगर आपने मान के चलिए 100 किलो जूल का हीट एनर्जी किसी इंजन को दिए, तो वो इंजन आपको 100 किलो जूल का वर्क नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, 90 किलो जूल का वर्क देगा। तो बचा हुआ 10 किलो जूल वो जाएगा इंजन का एंट्रोपी बढ़ाने में। पहला पॉइंट क्या लिखना है? एवरी सिस्टम इन अ नेचर, है ना, एवरी सिस्टम इन अ नेचर हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज दिस डिसऑर्डर और रैंडमनेस, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम शुड ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तीसरा पॉइंट, देयर इज नो मशीन विच गिव्स यू 100% ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्क, सम अमाउंट ऑफ वर्क इज यूटिलाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग एंट्रोपी ऑफ द इंजन। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये हुआ वीडियो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। इसके बाद की वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका रिलेशन किसी और साइंटिस्ट ने कैसे रिलेट करके दिया, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको, ये टॉपिक इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो अगेन वही कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए और वो डाउट्स को क्लियर करिए। हो सके जितना जल्दी आप कमेंट्स करिए तो मैं क्लैरिफिकेशन उतना जल्दी दूंगा, तो एग्जाम में आपको लिखने में तकलीफ नहीं होगी। ओके, कुछ भी हेल्प चाहिए मैं हूँ, याद करिए, नोट्स चाहिए, PDF फॉर्म में चाहिए, वर्ड फॉर्म में चाहिए, सब मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ, इसका कोई पैसा नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।